ठीक है, तो नेटवर्क हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ पे अपनी आरएफ केबल लगती है। ठीक, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बनेगी, यहाँ से एक स्विच होते हुए ये अपना J33, इतना तो पता है, जहाँ इसका भी सारा बता के चलूं। ये सर सब जीरो से तो बताइए पता सर, है जीरो से सर, पूरा सर। ठीक है। हल्का पूरा बताते चलिए। तो जैसे अपनी आरएफ केबल यहाँ पे लगती है ना, एक जैक होता है जहाँ पे अपनी आरएफ केबल लगती है, उसके 3 पॉइंट ग्राउंड होते हैं। ये ग्राउंड 3, ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2, यहाँ पे 2, 3 और 4। ठीक है, और एक पॉइंट होता है जिसमें अपने को ट्रैक जाता हुआ दिखता है, और वो ट्रैक कहाँ जाएगा? जाते 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 वो जाएगा आपका 2GRF में। ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि आगे कहाँ जा रहा है। ठीक है, आगे जाके वो जा रहा है एक स्विचर में, U3300। U3300 अब आपको देखना है कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपकी यहाँ से एक ट्रैक निकलेगा एंटीना इन वाला, तो आपके इस U3300 में जाएगा। यहाँ पे क्या है? स्विच है, एक तरीके से स्विचर लगा हुआ है, जो आपके 2G 3G 4G बैंड को, जो फ्रीक्वेंसी होती है कि 2G की फ्रीक्वेंसी अलग करता है, 3G की फ्रीक्वेंसी को अलग करता है, 4G की फ्रीक्वेंसी को अलग करता है और आईसी को भेजता है। और इसको चलने के लिए एक 1.8 चाहिए, सॉरी, VREG L18 की एक वोल्टेज है 2.7 वाली। ठीक है, ये इसको चलने के लिए इसकी इनेबल वोल्टेज VDD आईसी के अंदर जो लिखी होती है, वो उसकी वो नाम होता है उसकी लाइन का। आईसी के अंदर जो नाम लिखा होता है वो कुछ और लिखा होगा, बाहर आते ही उसी लाइन का नाम चेंज हो जाएगा। काम और वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन जो आईसी के अंदर हो जाता है नाम वो अलग होएगा, लेकिन जो आईसी के बाहर होएगा नाम वो अलग होएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्विचिंग करेगा और आपको कहाँ पे देगा? 2G RF। जो 2700, इसमें ANT के नाम से 22 नंबर पिन पे लाइन आएगी आपको। मेन एंटीना इन वही लाइन है, J2701। ये भी एक स्विच होती है, लेकिन इसको आप बाईपास भी कर सकते हो। ये पहले भी काम में थी, लेकिन अब भी थोड़ा ये फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए होती है। वैसे तो जैसे हम पिछले टाइम में देखते थे कि अपने अब घर में टावर नहीं आ रहे तो हम छत पे चढ़ जाते थे। ठीक है, तो छत पे चढ़ने पे क्या होता था, 1-2 टावर आपको फालतू मिल जाते थे, ये उसके लिए लगाई गई थी ताकि आपको छत पे ना चढ़ना पड़े। तो उसके बाद हम आते हैं आईसी पे। ये 22 नंबर पिन पे आपका एंटीना आएगा। उसके बाद ये सारी ट्रांसमीटर की लाइनें हैं, 26 नंबर, 27, 28, 29। यहाँ पे TRX लिखा है ना, ये सारी ट्रांसमिटिंग की लाइनें हैं। ट्रांसमिट मतलब जाना। और इसको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज यहाँ पे कौन कौन सी आती है? एक तो V वैट आएगी आपकी, बताया होगा आपको। एक VIO, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, VIO। और यहाँ पे क्या लिखा है? VREG L5 1.8। ये भी आपकी एक वोल्टेज 1.8 की बननी चाहिए। और उसके बाद 9 और 10 नंबर पे कौन सी वोल्टेज बन रही है आपकी? VPH पावर। ठीक है, आपको 2G आईसी पे ये 2 वोल्टेज चेक करने जरूरी है। और 5 और 6 पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। यहाँ पे लिखा है RFFE2, RFFE2 डाटा, RFFE2 क्लॉक। अब इस लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी जाके आपका रेडियो ऑफ आएगा। ये लाइन आपकी कहाँ कनेक्ट होएगी? ये आपकी लाइन होएगी CPU से कनेक्ट होएगी। RFFE2 ये आपका VPA APT IC आ गया, उसमें भी जा रही है। GPIO
103 यहाँ से ये आउट हो रही है। RFFE2 डाटा, RFFE2 क्लॉक, RFFE वाली ये डाटा, ये लाइनें आपको चेक करनी जरूरी होती है नो नेटवर्क नो सर्विस के केस में। यहाँ से रेडियो ऑफ निकलता है इस लाइन से। RFFE बन जाएगी आपकी, शायद 4G में डाल रखी होगी, U2500, ये बेस बैंड आईसी है। यहाँ पे WTR लगा है क्या? हाँ WTR होगा। तो ये RFFE जो क्लॉक और डाटा है ये WTR में भी आएगी, ये लाइन आपकी 2G में भी आएगी, ये आपकी VPA APT IC में भी आएगी, और ये CPU से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो आपका नेटवर्क वाला है वो आपसे सेट क्यों नहीं बनता, क्योंकि नेटवर्क को चलाने के लिए एक आईसी की जरूरत नहीं है, इसमें 6 आईसियां मिलके आपका काम कर रही है। 6 आईसियां कौन कौन सी? DC टू DC, 2G वाली, 4G वाली, बेसबैंड आईसी, VPA APT और CPU। ठीक है, तो इसलिए आपको नेटवर्क में ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे काम करें कहाँ पे ना करें। पर यहां तक बात आती है नेटवर्क को रिपेयर करने की। अब या तो आपके पास नेटवर्क को अगर आपने पूरे तरीके से जानना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक हेनरी मीटर होना चाहिए जिससे आप कॉइल को चेक करोगे। एक आपके पास DSO होना चाहिए, लगभग आपको चाहिए 3000 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, जो अभी भी किसी के पास नहीं है, जिसके पास भी है वो सारे 100 मेगाहर्ट्ज का DSO यूज करते हैं, और उसमें से भी बहुत सारों को DSO चलाना ही नहीं आता। और नंबर 2, रही बात नेटवर्क में DSO काम नहीं आता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम, जब 2G की फ्रीक्वेंसी चली थी तो 750 से मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट हुई थी। आज जो 4G की फ्रीक्वेंसी चल रही है वो 2450, 2350, 2200 के आसपास चल रही है। अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी होती है। ट्राई जो अपना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सरकार से उसको मान्यता मिलती है फ्रीक्वेंसी की, हर नेटवर्क को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद स्टेट वाइज भी होता है कि कौन सी स्टेट में कौन से नेटवर्क ने कितनी फ्रीक्वेंसी अपनी यूज करी हुई है। अब उसको सिलेक्ट कौन करते हैं, जो आपके जो छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, ये सारे इनकी जिम्मेवारी होती है कि कौन से एरिया में सेट गया आपका, और इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी कैच करनी है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, WTR। ये सारी आपकी WTR, TXBP, TXBB, ये सारी लाइनें WTR में आएंगी। ठीक है, बाकी ये सारी सिग्नल की लाइनें होती है जिसको आप चेक नहीं कर सकते, या फिर जिसको आप चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कोई भी बेसबैंड आईसी है, जैसे WTR हो गया, SDR हो गया, उसकी आप क्या करोगे, पैड वैल्यू बना लोगे किसी ओके सेट में से। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर से आप सिर्फ वोल्टेज माप सकते हो, मल्टीमीटर से आप सिर्फ वोल्टेज माप सकते हो अगर आपकी कोई लाइन ब्रेकेज है, ओपन है। और नंबर 2, नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर कंपोनेंट आपको बीप बजाएंगे ग्राउंड के साथ। तो आप कई बार क्या होता है, मैकेनिक ये सोचता है ये भी शॉर्ट है उखाड़ दो, ये भी शॉर्ट है उखाड़ दो, वो नेटवर्क बनाने के चक्कर में नेटवर्क और ज्यादा बिगड़ जाता है। एक तो ऐसा कभी नहीं करना है कि कोई भी आपको कंपोनेंट दोनों साइड से बीप बजाए ग्राउंड के साथ, तो वो पहले चेक करो भी क्या है। अगर वो वोल्टेज की लाइन पे कैपेसिटर है तब आप उसको निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वो किसी सिग्नल की लाइन है या फिर कॉइल है, आप उसको एक बार डायग्राम के थ्रू देखो कि वो क्या है। अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, U2700, इसमें भी पहले ये देखो, जैसे ये एंटीना की लाइन ही ले लो, इस पे भी तो आपको ग्राउंड के साथ बीप बजाएगा। ये कॉइल क्या कर रखी है, एक 39 नैनो हेनरी की कॉइल है। ये आपको एक साइड से एंटीना की लाइन में लगी हुई है और एक साइड ग्राउंड करी हुई है। ये ग्राउंड क्यों करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का फिल्ट्रेशन हो रहा है। जो आपकी अनावश्यक फ्रिक्वेंसी है जो इसको नहीं चाहिए, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से फ्रिक्वेंसी आएगी और ग्राउंड में चली जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर जो आपकी फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर रहा है। जो फ्रिक्वेंसी इसको नहीं चाहिए वो इसको रोक देगा, और जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो इसको पास कर देगा। माइक किसका ओपन है?
सर माइक अनम्यूट करो सर, माइक। तुषार जी आपका माइक। सर जी वाला माइक। हो गया। ठीक है, तो एक तो आपको ये इसमें खास ध्यान रखना है कि कोई भी कॉइल जो आपकी ग्राउंड के साथ टच है उसको नहीं निकालना है। और जो आपका सीरीज में कैपेसिटर लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी आपने निकाल दिया तो भी आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, जितने मर्जी आप आईसी चेंज करते रहो। अगर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगी तो जब इसको पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो ये आगे फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा, ना बेसबैंड आईसी को बताएगा ना आपके 4G आईसी को बताएगा, ये आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा। आपका सीरियल क्लॉक डाटा वोल्टेज सब कुछ ओके होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आनी भी जरूरी होती है। ठीक, यहाँ तक समझ आया सबको? सर अगर फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे अगर मान ले कोई कैपेसिटर या कॉइल अगर डैमेज है तो वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कॉइल तो पता चल जाएगा, बट अगर कैपेसिटर डैमेज है तो कैसे पता चलेगा? कैपेसिटर डैमेज है तो हम उसके मान लिए ले। मैंने बताया ना आपको हेनरी मीटर चाहिए, फैराडे मीटर, सॉरी, इसके लिए आपको चाहिए फैराडे मीटर। हेनरी मीटर होता है कॉइल के लिए। ये भी कैपेसिटर जो होता है इसको भी हम मल्टीमीटर से प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, रही बात इसके डैमेज होने की, डैमेज होगा तो आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि ये डैमेज है या कुछ भी है तो आप इसको निकाल के चेक कर सकते हो एक बार मल्टीमीटर में, ठीक है। अदरवाइज इसकी कोई चेकिंग नहीं होती कैपेसिटर की। कैपेसिटर को बाहर करो मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करके, और आप इसको कंटिन्यूटी मोड में जैसे मल्टीमीटर को रखोगे तो इसके दोनों प्रोब आपस में इसके कैपेसिटर में टच करोगे तो एक बार वैल्यू दिखाएगा और उसके बाद वैल्यू उड़ जाएगी। अगर एक बार वैल्यू दिखाई तो समझो कि आपका कैपेसिटर 99% ओके है। अगर ये बी बजा रहा है तो आपका कैपेसिटर फॉल्टी है, ठीक है। तो उसका लगा होना ना लगा होना, अगर आपका ये बाहर कैपेसिटर मान लो ये आपको C2703 जो दिख रहा है, सपोज करो आपने इसको चेक करना है तो इसको बाहर करो, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखो, और अगर ये बी बजा गया तो ये आपका फॉल्टी है, तो ये आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करवा रहा होगा या फिर फ्रीक्वेंसी को आगे जाने ही नहीं दे रहा होगा, या फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, बहुत सारी अनावश्यक फ्रीक्वेंसियां भेज देगा, ठीक है। ये होती है इसकी डीपली में, पर इतना डीपली कोई जाता नहीं है क्योंकि इतना कस्टमर पैसा भी नहीं देता है, सीधी जी हाँ, बात बात ये है। सही है। बस वोल्टेज लाइन की बनी तो करनी, वरना तो फिर रिटर्न चला जाता है। हाँ, और नंबर दो, ज्यादातर ये WTR SDR से क्यों निकलती है, क्योंकि ये आपकी ग्लास आईसी होती है, और जो 2G और 4G होती है वो पैड आईसी होती है, कार्बन आईसी होती है। ना तो ये गिरने पड़ने से जल्दी से हिलती है, अगर इसमें पानी भी जाता है, अगर आपका सेट वाटर डैमेज भी है तब भी आपको ये बाहर से पता चल जाएगा कि आपके कौन से ट्रैक पे पानी गया है, क्योंकि ज्यादातर ये खराब नहीं होते हैं 2G वाला और 4G वाला। सेट में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जैसे Redmi 9 जो था, पोको M2 ऐसा कुछ मॉडल है, उसमें VC7643 लगी है, उसको रिवॉल्व करके डालो या चेंज करो, उसमें 4G का टावर छोड़ जाता है, 2G 3G ओके रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 4G आपको खराब मिलता है, अदरवाइज आपका 4G 2G आईसी बहुत कम खराब होएगा। तो खराब कौन सा होता है आपका, या तो बेसबैंड आईसी, WTR SDR, या फिर BPA APT, ठीक है। अब एक इसमें एक लाइन और मस्ट इम्पोर्टेंट है, BB क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक। WTR एक्सो इन, एक ये वाली लाइन को आप बेसबैंड आईसी में चेक कर सकते हो। अगर आपका WTR एक्सो इन नहीं हो रहा, यानी कि क्लॉक इन नहीं हो रही है, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क बनाने में।
WTR एक्सो क्लॉक, फिल्टर कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, RF क्लॉक, WTR एक्सो क्लॉक कहाँ से आ रही है, PM 439, यानी कि आपकी पावर रिलीज करेगी। कौन सी पावर करेगी, जिसके पास जे लगा होता है अपना PM एक्सो थर्मल एक्सो क्लॉक, ये 26 मेगाहर्ट्ज 35 मेगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी बनाएगा। ये फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी बनाएगा, दो फ्रीक्वेंसी बनाएगा। एक जो फ्रीक्वेंसी होएगी आपकी क्लॉक होएगी, पावर टू CPU तक कम्युनिकेशन करेगी। अगर ये आपकी क्लॉक खराब है तो आपका फोन डेड भी है। इसकी वजह से डेड की भी प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे देखो 2 नंबर पिन XTL 19 मेगाहर्ट्ज, ये 19 मेगाहर्ट्ज लिखा है, इन और आउट यहाँ से निकलती है और यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी बना के वापस इसी आईसी को दे देता है। फिर ये आईसी क्या करती है, आईसी इसको डिवाइड करती है। एक तो सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करेगी इसी फ्रीक्वेंसी को लेकर, और एक यही वाली फ्रीक्वेंसी आपको जाएगी WTR पे, जिससे आपका नेटवर्क बनेगा। ठीक, उसके बाद WTR एक्सो इन इसका नाम हो गया, क्योंकि आपकी WTR की 51 नंबर पिन पे जा रही है। ये लाइन आप चेक करो, RFFE डाटा क्लॉक, ये लाइन आप चेक करो। अगर RFFE डाटा और क्लॉक ये लाइन आपको चेक करनी है, लेकिन आप मल्टीमीटर से नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें क्या है, सिग्नल है। इसके लिए आपको DSO की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको एक मैं सिंपली ट्रिक बता देता हूँ कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपका रेडियो ऑफ आया, ज्यादातर इसका रेडियो ऑफ इस दो लाइन की वजह से आता है, RFFE1 RFFE क्लॉक RFFE डाटा। इसमें 1 और 2 या 3 या 4 5 तक भी लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है, कई बार क्या होता है किसी मॉडल में CPU से अलग अलग लाइन आउट करवाते हैं, अलग अलग लाइन आउट करवाते हैं। यानी कि 2G के लिए RFFE1 करके क्लॉक दे दी जाएगी, RFFE1 करके डाटा दे जाएगी, ये 2G में जाएगी जहाँ WTR में जाएगी। फिर 2G के लिए अलग दे दी जाएगी, उसका नाम RFFE2 रख दिया जाएगा। फिर जो आपकी 4G में जानी है उसके लिए RFFE3 कर दिया जाएगा, या आपकी BP-APT IC में जानी है उसके लिए RFFE4 कर दिया जाएगा। या फिर क्या होगा, दो लाइन आउट करेगी और उस एक लाइन को दो दो IC में दे देंगे। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि CPU से अलग अलग आ रही है सब IC के लिए RFFE डाटा RFFE क्लॉक, या फिर सबके लिए एक ही लाइन से। उसके बाद कई बार क्या होता है एक ही लाइन से आउट करवाते हैं, उसकी एक ही बॉल से CPU की आउट करवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 2.2 किलो ओम का, जिसकी एक साइड PMIC में जाएगी आपकी। वो क्या हो जाएगा, आपका पुल अप सर्किट हो जाएगा। पुल अप सर्किट समझते हो? जी हाँ सर, जी हाँ, वोल्टेज को अप करने हाँ, के तो लिए। इसको इसकी पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब एक ही लाइन से आईसी की एक ही बॉल से एक ऐसी लाइन निकाली जाए जो कि 4 आईसी को जा रही है, तो उसकी क्या हो जाती है, शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो उसको पावर देने के लिए 1.8 की वोल्टेज दी जाएगी, 2.2 किलो ओम का सीरीज का रेजिस्टेंस लगा के इसकी पावर को इसको पावर दी जाएगी, ताकि ये अपना जो ट्रेवलिंग करे वो अपनी इतनी फास्ट ट्रेवल करे जितनी इसको स्पीड चाहिए। नहीं तो इसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि आपका ये क्लॉक और डाटा उसको टाइम से नहीं पहुंचेगा, CPU तक नहीं पहुंचेगा, IC तक नहीं पहुंचेगा, तो आपको मतलब उसका सर्किट जो काम नहीं करेगा। उसके लिए बाकी उसके बाद ये देखो GSM TX, ये सारी सिग्नल की लाइनें हैं जिसको आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हो, और ज्यादातर इनमें कभी दिक्कत आती भी नहीं है। अगर आपको डीपली जाना भी है तो इस पे लगे हुए वैसे इनमें कोई कंपोनेंट होता भी नहीं है लगभग। ये इसमें ये रेखा इसमें बैंड 40 जैसे ये बैंड 7 DRX, बैंड 40, बैंड 38 और बैंड 41, ये सारे आपके बैंड है। बैंड 5, बैंड 8, ये बैंड क्या है, ये बैंड आपकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है कि एयरटेल के लिए फ्रिक्वेंसी कौन से बैंड पे काम करेगी। इनके एक बैंड होते हैं, जो भी नेटवर्क आपका टावर है ना उसके सभी के एक बैंड होएगा कि एयरटेल कौन से बैंड पे काम कर रहा है, जियो कौन से बैंड पे काम कर रहा है। जिस टाइम जो आपका सिम डला होगा CPU उसको समझेगा कि कौन सा सिम है, तो उसके हिसाब से आपके बैंड काम करेंगे। ठीक है, ये सारे उस लिए होते हैं बैंड, बैंड पास फिल्टर।
ये सारे उसके बाद WTR के साथ मैच होंगे, आपके WTR में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे बैंड 40, बैंड 7, 38, 41 ये एक ही लाइन में है। हाई बैंड यानी कि ये 3G का है। मीडियम बैंड, लो बैंड, हाई बैंड 4G, मीडियम बैंड 3G, लो बैंड 2G, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं आपके। ये बाकी सारी सिग्नल की लाइनें हैं। आपको WTR में बस वोल्टेज चेक करना है। आपको ये सिग्नल जो मेन आपको बताए हैं 100 क्लॉक वाला, या तो अब ये चेक करो RFFE डाटा, ये वाला सिग्नल चेक कर लो, और जो आपको वोल्टेज बताई है वो सारी वोल्टेज आप चेक कर लो। लेकिन जब आपका रेडियो ऑफ रहेगा तब आपको SDR या WTR पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, जितना हो सके आपको ये चेक करना है कि उसमें रेडियो ऑन है या रेडियो ऑफ है। अब आपका WTR में वोल्टेज बता रखी है 4G, इसका 4G दूसरी साइड लगा होता है ना। ठीक है, ये आपका 4G IC हो गया। इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज कौन सी, 8 नंबर पिन पे जो VWAT आ रही है आपकी, VPH पावर, VIO 1.8, VREG की वोल्टेज है जो पावर IC से आएगी। उसके बाद यहाँ देखो RFFE 2 करके दे रखा है ना, इसका मतलब है CPU से अलग पिन से आउट हो रही है। यहाँ पे RFFE 2 आ रही है और वहां पे आ रही थी RFFE 1। तो ये 5 और 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये आपको पिन चेक करने जरूरी है। ये WTR TX, WTR से ट्रांसमिटिंग हो रहा है बैंड 1, 2, 3, बैंड 34, 39, ये सारे बैंड आ रहे हैं आपके 4G वाले में, जो सारे सिग्नल बैंड है आपके। और यहाँ पे देखो 28, 29 और 30 नंबर पिन पे क्या लिखा है, VCC1, VCC2 और VCC2। तो जहां से 3 लाइन आउट हो रही है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, और कहाँ जा रही है, VPA APT। VPA APT L2901 कॉइल लगी हुई है 1 माइक्रो हेनरी की। ठीक है, 2016 इसका साइज है, 1.60 एम्पेयर इसकी कंजप्शन है। तो इस आईसी को, ये जो आपका U2900 यहाँ पे दिख रहा है ना 4G IC के पास में, तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इसको एक VPH पावर आ रही है 1 नंबर पिन पे और 12 नंबर पिन पे। ठीक है, 1 नंबर पिन पे और 12 नंबर पिन पे आपको 3.7 VPH पावर आ रही है, जो इसको चलने के लिए जो इसकी पावर है, और VREG 1.8 VDD की वोल्टेज आ रही है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, इनपुट होगी। हर एक आईसी की एक इनपुट और एक आउटपुट होती है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो आपको ये आउटपुट नहीं देगा। तो आउटपुट ये कहां से, VPA APT इस लाइन पे बाद में देखिए। ठीक है, 2 और 3 नंबर पे RFFE 2 डाटा, RFFE 2 क्लॉक, जो कि आपके 4G में भी सेम था RFFE 2। ये आपका CPU से आया U2700 RF 5212A। तो इसमें भी वही सेम लाइन है और VPA APT में भी, यानी कि इसमें दो ही लाइन बनाई है, RFFE 1 और RFFE 2। किसी किसी सर्किट में ये चारों अलग अलग करी होती है। ठीक है, ये आपका 9 और 10 नंबर NC है, 7 नंबर ग्राउंड है, और इनमें से इनको एक ग्राउंड मिलना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप ग्राउंड हटा देते हो, ग्राउंड भी जरूरी होता है हर एक आईसी को चलने के लिए। उसको ग्राउंड मिलना चाहिए, चाहे जिस मर्जी लाइन से एक बार ग्राउंड कनेक्ट करवा दो।
ठीक है, तो ये आपका हो गया 2G 3G 2G 4G बेसबैंड आईसी और बीपीएपीटी आईसी। ये इसकी आपको बेसिक थ्योरी बता